नमस्कार दोस्तों, मैं सुनीता, सहायक प्राध्यापिका हिंदी विभाग, राजा सिंह महाविद्यालय सिवान, जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा से। आज हम स्नातक प्रथम वर्ष की हिंदी रचना में संकलित कहानी संवदिया पर चर्चा करेंगे। यह फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित कहानी है संवदिया। फणीश्वर नाथ रेणु जी के विषय में, उनके जीवन परिचय के विषय में एक वीडियो मैं बना चुकी हूँ, आप वहाँ पर देख सकते हैं। संवदिया का अर्थ होता है संवाद ले जाने वाला, संवाद वाहक या संदेश पहुंचाने वाला, जिसको अंग्रेजी में मैसेंजर कहा जा सकता है। संवदिया की परंपरा भारत में गांव में बहुत पहले से रही है कि किसी बहू या बेटी को अपने मायके या ससुराल कोई बात कहनी होती थी तो एक व्यक्ति के माध्यम से वह संदेश पहुंचाया जाता था। विदाई कराने के विषय में, या शादी ब्याह है तो उसका निमंत्रण देना है, या फिर कोई ऐसी बात है, तबीयत खराब है, या कोई और भी महत्वपूर्ण संदेश हो, तो गांव का एक व्यक्ति जो संवाद वाहक का काम करता था, संवदिया का काम, उसको ये सुपुर्द किया जाता था और वह जाकर के इस खबर को वहाँ पर बताता था। वह संवदिया का प्रचलन धीरे धीरे समाप्त हो गया और ये कहानी का रचना काल 60 के दशक में ये कहानी लिखी गई है। उस समय तक संदेश पहुंचाने के बहुत से साधन हो गए थे। डाकघर, चिट्ठी द्वारा संदेश भेजा जाने लगा था, टेलीग्राम इत्यादि। तो जो संवदिया है हरगोविंद, वह आश्चर्य करता है कि आज, क्योंकि उस समय में संवदियों का काम खत्म हो चुका था, उनकी उपयोगिता समाप्त हो चुकी थी, इसलिए कोई संवाद भिजवाने का कार्य नहीं करता था। ऐसे समय में जब हरगोविंद के पास यह खबर आई कि आपको बड़ी बहुरिया ने बुलाया है, संवाद भिजवाना है, तो वह बहुत आश्चर्यचकित होता है कि आज के समय में संवदिया की ज़रूरत किसे पड़ गई। आजकल तो इतने साधन है कि संदेश को आराम से भेजा जा सकता है। गांव-गांव में डाकघर खुल गए हैं। बड़ी बहुरिया हरगोविंद के जो बड़ी हवेली है, बड़ी हवेली से मतलब है उस समय ये जमींदारी प्रथा, ये सब तो सरकारी तौर पर समाप्त हो चुका था, परंतु फिर भी जो ज़्यादा जिसके पास ज़मीन थी, ज़्यादा खेती बाड़ी थी, जो एक गांव का जो प्रतिष्ठित और धनवान व्यक्ति जो था, उसके घर को बड़ी हवेली या इस तरह से कह करके पुकारा जाता था। तो जाहिर है कि बड़ी बहुरिया वही गांव के जो ज़मींदार रहे होंगे कभी, उनके घर की वो सबसे बड़ी बहू है और उनके 3 छोटे देवर भी हैं, परंतु समय के साथ ज़मींदारी रही नहीं, उतनी खेती बाड़ी रही नहीं, तो वो शहरों में जा कर के बस गए हैं। और अब स्थिति यह है कि बड़ी हवेली में अकेली बड़ी बहुरिया रह गई हैं और नाम के लिए वो बड़ी हवेली है। आमदनी के साधन बहुत कम हैं और खर्चे तो हैं ही। हरगोविंद वहाँ जाता है और यहाँ लेखक ने लिखा है कि उसको आभास हो गया कि कोई गुप्त संदेश ले जाना है, किसी को कानो कान खबर ना हो, क्योंकि संभव है कि चिट्ठी लिखवाते समय किसी दूसरे से लिखवाना पड़ेगा, फिर वह कहाँ पर ले जाएगा डाकघर में, मतलब 2-4 लोगों को यह बात पता चल जाएगी, ऐसा संदेश होगा जो किसी को पता ना चले। इसलिए बड़ी बहुरिया ने मुझे बुलाया है कि मैं जा कर के और बिना किसी से कहे सीधे संदेश वहीं पर पहुंचा दूं। बड़ी बहुरिया को देखकर हरगोविंद बहुत ही दुखी होता है, उनकी स्थिति को देखकर, क्योंकि वही बड़ी बहुरिया जो कि एक आन बान शान के साथ रहती थी, हवेली पे उसका राज चलता था, नौकर चाकर थे, यहाँ तक संपन्नता थी
कि उनके हाथों में मेहंदी लगाकर जो मेहंदी लगाने वाली नाइन थी वो इतना पा जाती थी कि उसके घर का खर्चा चलता था। इतनी संपन्नता थी, और आज कहाँ वह सूप में अनाज लेकर के फटक रही है, साफ कर रही है। इतनी दयनीय स्थिति बड़ी बहुरिया की हो गई है। इसको देखकर हरगोविंद को बहुत दुख होता है। यहाँ हमें याद आती है कृष्णा सोबती की शाहनी, सिक्का बदल गया की। इस दुखमय स्थिति को देखकर, और वह इस स्थिति में भी वहाँ पर मोदियाइन जो है वह अपना उधार पैसा वो लेने के लिए आई हैं और कड़वी बातें सुना रही हैं बड़ी बहुरिया को, लेकिन वह उनसे कुछ जवाब नहीं दे रही है। पैसा तो उसके पास है नहीं कि वो दे दे पैसा और उनको लौटा दें, लेकिन उन बातों का कुछ जवाब नहीं दे रही हैं, चुपचाप हैं। और मोदियाइन बड़बड़ाते, जबकि हरगोविंद उस मोदियाइन को जवाब देता है कि ये कौन सा तरीका तुमने निकाला है पैसा वसूली का, और उसके साथ व्यंग हंसी मजाक करता है। बड़ी बहुरिया जब एकांत पाती है तो वह उस संबदिया को यानी हरगोविंद को संवाद सुनाती है कि मेरे मायके जाकर मेरे माँ के पास यह खबर कह देना। वह जो कहना है, वो जो वृतांत है, वो इतना मार्मिक है कि वह सुनते समय और पढ़ते समय आँखों में आंसू आ जाते हैं। अकेली बड़ी बहुरिया है, उनके पति जो हैं वो गुजर चुके हैं, कोई बाल बच्चा भी उनका नहीं है। एकमात्र वह अपने भरण पोषण के लिए इतनी असहाय स्थिति में है कि वह कहती हैं, माँ से कहना मैं भाई भौजाई की नौकरी कर लूँगी, उनके बच्चों का जूठन खा लूँगी, परंतु अकेले बथुआ साग खाकर कब तक जीऊँ, किसके लिए जीऊँ। ये बहुत ही मार्मिक कथन है, कब तक जीऊँ, किसके लिए जीऊँ, यानी कि आगे उनके साथ कोई बाल बच्चा भी नहीं है जिसके लिए वो, इसको देखकर वो जिंदा रहें। एक लक्ष्य होता है जीवन में हर किसी के, तो और वो भी बथुआ साग खाकर, मतलब जीवन हो अच्छा खासा तो आदमी जिए भी। इतनी दयनीय स्थिति, बथुआ साग जो है वो खेतों में खरपतवार के साथ उगाता है, वह बड़ी बहुरिया खाकर जीवित थी किसी तरह से। हरगोविंद संवाद लेकर तो जाता है, बड़ी बहुरिया किसी तरह उसको 5 रुपया देती है राह खर्च के लिए। यहाँ संवदिया के कुछ गुणों का उल्लेख लेखक ने किया है कि संवदिया जो है वह हर कोई नहीं बनता है। ऐसे लोगों में, गांव के लोगों में प्रचलन है कि जो निकम्मा निठल्ला आदमी हो, जिसके आगे नात न पीछे पगाए, नि घर परिवार कुछ ना हो, वही निठल्ला आदमी ये काम कर सकता है। सिर्फ भरपेट भोजन चाहिए और राह खर्च दे दो, और वो संवाद लेकर के इस गांव से उस गांव घूमता फिरेगा। परंतु हरगोविंद ये कहता है कि नहीं, संवदिया हर कोई नहीं हो सकता है। जी बात को जिस तरीके से कहा गया है उस तरीके से, उसी भाव में जाकर सुनाना, ये कोई सहज सरल कार्य नहीं है कि हर कोई कर ले। ऐसा ही ठेस कहानी में जो सिरचन है वो हमें यहाँ याद आता है। फणेश्वर नाथ रेणु की ही कहानी है ठेस, जिसमें सिरचन जो है वो एक कलाकार है जो मोथा और सब शीतल पाटी वगैरह घास से बनाता है, आसनी, चिक। वहाँ भी हमें कुछ ऐसा ही प्रतीत होता है कि हर कोई इस तरह से नहीं बना सकता है। वह कला भी मर रही है, सिरचन जैसे कलाकारों का भी उपयोग समाप्त हो गया है। वैसे ही हरगोविंद जैसे संवदिया का भी उपयोग समाप्त प्राय है। रास्ते में जाते हुए हरगोविंद बड़ी बहुरिया की स्थिति को विचारता है, और वो उसे याद आता है किस तरह से उनके बड़ी बहुरिया के पति यानी बड़े भाई साहब के गुजरने के बाद बंटवारा किस तरह हुआ। बड़ी बहुरिया के जेवर तन पर से उतार करके और फिर वो बांटे गए तीनों भाइयों में। उनकी बनारसी साड़ी के भी 3 टुकड़े किए गए। और आज भी जब धान की फसल होती है या फिर आम पकते हैं बगीचों में, जो भी कुछ बची खुची संपत्ति है, जायदाद है, उसमें भी जो उपज होती है उसका हिस्सा लेने के लिए वो चारों जो देवर हैं वह तीनों आते हैं और आकर अपना अपना हिस्सा लेकर फिर चले जाते हैं। और बड़ी बहुरिया की खोज खबर नहीं लेते हैं कि इनकी देखभाल कैसे होगी, इनकी परवरिश कैसे होगी।
हर प्रकार से हरगोविंद सोचता है कि बड़ी बहुरिया जो है हमारे गांव की लक्ष्मी है, और उसको बहुत ही ये संवाद लेकर वो जा रहा है, लेकिन उसके मन में लग रहा है कि मैं कहूँगा कैसे कि हाँ, बड़ी बहुरिया जो है वह अब नहीं रह सकती है, उनका पालन पोषण नहीं हो पा रहा है हमारे गांव में बड़ी हवेली में, और आप उनको बुला लीजिए। इसी असमंजस में वह जाता है, और जब पहुंचता है बड़ी बहुरिया के गांव, वहाँ सभी लोग, वहाँ पूरी संपन्नता है, क्योंकि जैसा बड़ी बहुरिया का ससुराल था सर्व संपन्न, वैसा ही मायका भी रहा होगा। और क्योंकि उनके भाई हैं, सब खेती बाड़ी देख रहे हैं, अच्छे से काम चल रहा है, तो यहाँ आज भी उनके मायके में पूरी संपन्नता है। उनकी बूढ़ी माँ हरगोविंद को बुलाकर पूछती हैं कि कोई संवाद है क्या। यही अब निर्णय का समय है कि हरगोविंद क्या कहे। जो संवादीय का कर्तव्य है कि अच्छा बुरा जैसा भी संवाद है उसको उसी रूप में ले जाकर पहुंचाना, और दूसरा अपने गांव का एक बाशिंदा होने के नाते उसका कर्तव्य है कि अपने गांव की जो बहू है उसका पालन पोषण करना, उसका सम्मान बचा करके रखना। यहाँ द्वंद्व में हरगोविंद रहता है और कह जाता है कि नहीं, संवाद तो कोई नहीं, इधर से गुजर रहा था, इसीलिए सोचा आप लोगों से मिलते चलो। उसके अंदर के संवादिया के ऊपर उसके जो अपने गांव के प्रति जो मोह है और जो उसके गांव के सम्मान का जो भाव है वो ऊपर आ जाता है, और वह अपने गांव की शिकायत या बुराई नहीं कह पाता है कि हाँ, हमारे गांव में जो है बड़ी बहुरिया बहुत ही दुख पा रही हैं और बहुत ही असहाय स्थिति में रह रही हैं। जलपान डट के करता है। जब भोजन सामने आता है, बढ़िया भोजन, 3 प्रकार की सब्जी, दाल, चावल, मतलब पापड़, अचार, पूरी तरह से संपन्न परिवार का जो रहता है वो दिखाई देता है भोजन के द्वारा और घर की स्थिति के द्वारा। वहीं उसको दिखाई देती है बड़ी बहुरिया बथुआ साग उबाल कर खाती हुई। वह सोचता है कि जिसके घर में इतने बढ़िया भोजन पक रहे हैं और सभी लोग सुखी संपन्न हैं, और उस घर की बेटी इतनी परेशानी में है कि सिर्फ बथुआ का साग उबाल कर खा रही है। गाय भी है तो उसके लिए भी चारे का प्रबंध वो नहीं कर पाती है। रात में हरगोविंद को नींद नहीं आती है। सोचता है ये मैंने क्या कर दिया, मैं क्या करने आया था और क्या कर दिया। खैर, जो हुआ, अब वह विदाई लेता है और बूढ़ी माँ के पास जाता है। कहता है मैं जाऊँगा इसी गाड़ी से। राह खर्च उसके पास नहीं है पूरा, क्योंकि एक तरफ से बड़ी बहुरिया ने कहा था कि माँ से मांग लेना उधर से लौटने का राह खर्च। यहाँ राह खर्च मांगने में भी उसका जो है सम्मान आड़े आ जाता है, और वह बूढ़ी माँ से कहता है कि नहीं, सब ठीक है, किसी बात की कमी नहीं है। यहाँ माँ जो है, बड़ी बहुरिया की माँ उकसाती भी हैं कि अब बिटिया को कितनी बार मैंने कहा कि जाकर लिवा लाओ, अब वहाँ क्या रखा है। परंतु हरगोविंद उस पर कहते हैं कि नहीं माताजी, अभी भी खाने पीने को तो जगह जायदाद बहुत है। हाँ, सवांग की कमी है, यानी काम करने वाले व्यक्ति की कमी है, क्योंकि बड़ी बहुरिया खुद से जाकर खेतों में तो वो फसल कटाई और बुआई वो सब नहीं कर सकती है। उसके लिए एक जो पुरुष की आवश्यकता है जो वो सब कामों को संभाल सके। तो इसलिए वो कहता है हरगोविंद की सवांग की कमी है, लेकिन खेती बाड़ी तो अभी भी काफ़ी है, जो है वो ठीक है। हाँ, बड़ी बहुरिया ने एक बार कहा था कि आएंगी माँ से भेंट करने दशहरे के मेले में। तो इस तरह से बात बनाकर वो यहाँ से चला जाता है, अपने जो गांव और घर की प्रतिष्ठा को रख लेता है। परंतु जब बाहर निकलता है तो देखता है कि मेरे पास तो जाने का पूरा किराया नहीं है, सिर्फ कटिहार तक जा सकता हूँ, उसके आगे जलालगढ़ तक कैसे पहुँचूँगा अपने गाँव तक। वहाँ से वह पैदल जाने का निश्चय करता है, और 20 कोस का रास्ता वह पैदल नापता है, और वह गांव तक पहुँचते पहुँचते अर्ध चेतना की अवस्था में आ जाता है। और जब बड़ी बहुरिया के दरवाजे पर पहुँचता है तो बेहोश होकर के गिर जाता है। उसको कुछ याद नहीं कि किधर से मैं जा रहा हूँ, किधर आ रहा हूँ। आंखें खोलता है तो देखता है कि बड़ी बहुरिया उसका माथा सहला रही है, और तब वह आंखें झुका लेता है। बड़ी बहुरिया से कहता है कि मुझे माफ़ कीजिए, मैं संवाद आपका
नहीं पहुंचा पाया। और अब आप किसी प्रकार की चिंता मत कीजिए, मैं काम करूंगा, मैं निठल्ला नहीं बैठा रहूँगा। मैं आपकी खेती बाड़ी में मदद करूंगा और आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। आप हमारे गांव की लक्ष्मी हैं, मेरी माँ समान हैं और आप इसी गांव में रहिए। बड़ी बहुरिया जो है वो उपहार में लाया हुआ चूड़ा जो उसकी माँ ने भेजा था उसको दूध में मसल रही थी और बोल रही थी कि मैं भी संवाद भेजकर बहुत पछता रही थी कि ऐसा संवाद नहीं भेजना चाहिए था, मेरा ससुराल जैसा भी है मुझे यहीं रहना चाहिए। तो यही फ़र्क है संवदिया में और जो बाकी संदेश के साधन हैं। जैसे अगर डाकघर से चिट्ठी भेजी होती तो वो इस तरह का तो प्रकरण नहीं होता, जो खबर लिख दी जाती वो वहाँ पहुँच ही जाती। परंतु संवदिया केवल एक मशीनी संदेशवाहक ना होकर एक मनुष्य भी है जो अपने संवेदनाओं को उस बीच में लाता है संदेश के और उचित निर्णय करता है। यहाँ पर ये कहानी समाप्त हो जाती है। इस कहानी के अगले वीडियो में इस कहानी के विषय में समीक्षा करेंगे और आज के संदर्भ में इसकी चर्चा करेंगे। क्या आज भी कोई स्त्री मायके जाकर रहने के लिए इतनी सकुचाएगी, इतना संकोच करेगी कि मैं भाभी के जूठन पर रह लूँगी, बच्चों का जूठन खा लूँगी? क्या स्थितियाँ बदली हैं? इस पर हम चर्चा करेंगे और इस कहानी की भाषा शैली के बारे में, देश काल वातावरण, बाकी कहानी के तत्वों के आधार पर इसकी समीक्षा करेंगे। आज इसकी कथा वस्तु मैंने बता दी आपको संक्षेप में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।